और मुझे वो समय याद है कि जब एक बार सर थोड़े मेरे से नाराज हो गए थे। नमस्कार, जीएस विजन के पॉडकास्ट पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम ये जो पॉडकास्ट है ये प्रवक्ता भूगोल विषय के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रवक्ता का नोटिफिकेशन आ चुका है और अप्रैल और जून परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। और इसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल यह है कि तैयारी कैसे करें, तैयारी को आगे कैसे बढ़ाएं। इसके लिए आज जीएस विजन में मेरे साथ जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो हमारे प्रवक्ता भूगोल विषय के शिक्षक डॉक्टर राकेश सर, और जो एमफिल और पीएचडी जेएनयू से किए हुए हैं और हमारे यहाँ पर लंबे समय से पढ़ा भी रहे हैं। और इनके साथ मैं आज का पॉडकास्ट करूंगा। आपके जितने सवाल हैं कि तैयारी कैसे करनी है और उसके बाद आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कोर्स क्या है, टेस्ट सीरीज का महत्व क्या है, भूगोल के जो पाठ्यक्रम है उसको आपने डिवाइड कैसे करना है, तो इन सब बातों पर मैं आप लोगों से आज चर्चा करूंगा। मैं जो है सर से आपके लिए प्रश्न रखूंगा, जो भी प्रश्न होंगे, और सर जो है उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर का जो है जीएस विजन के इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। नमस्कार अरविंद जी, और अभी सभी आदरणीय शिक्षक साथियों को भी नमस्कार। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि लंबे इंतजार के बाद आपका जो है प्रवक्ता परीक्षा की घोषणा की गई आयोग द्वारा, उसके लिए आयोग भी, उत्तराखंड सरकार भी और आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और जीएस विजन आपके साथ ये मनोकामना करता है कि आप सफल जरूर होंगे अपने लक्ष्य में। जी सर, सबसे पहले सर हम बात करेंगे कि प्रवक्ता में जैसे कि सभी अभ्यर्थी जानते हैं, लेकिन कुछ को डाउट होता है कितने पेपर हैं इस बार, कि पेपर 1 है कि पेपर 2 ही देने हैं इसमें। देखिए, आपको पता है कि पेपर 2 देने हैं इस बार। 2 पेपर हैं, पेपर 1 जी एफ पेपर 2। और पेपर 1 भी 150 अंक का है, पेपर 2 भी 150 अंक का है। लेकिन सवाल मेन ये आता है कि इसमें डिसाइडिंग कौन होगा, मतलब कि हम किस पे अधिक फोकस रखें जो हमें सिलेक्शन दिलाएगा। क्या वो पेपर 2 होगा या सर वो पेपर 1 होगा, क्योंकि दोनों में भूगोल का पाठ्यक्रम ही है। लेकिन डिवाइड उन्होंने ऐसे किया कि कोई तो एक पेपर ऐसा होगा कि जिसपे ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी और वो हमें सिलेक्शन दिलाएगा। देखिए, जहां तक मेरे को लगता है कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं, जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं प्रवक्ता मुख्य परीक्षा के, उनका जो है पेपर 2 जो है भारत का भूगोल और उत्तराखंड का भूगोल कमोबेश ठीक ठाक ही है। और मेरा उद्देश्य है कि आप पेपर 1 में ज्यादा फोकस करें, क्योंकि पेपर 1 जो है 4 यूनिट अपने अंदर संकलित करे हुए हैं। चारों यूनिट बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो पेपर 1 जो है डिसाइसिव होने वाला है इस एग्जाम में। तो सर पेपर 1 से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों को ये बता दीजिए कि पेपर 1 में कौन कौन सी यूनिट हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे कि उसको पढ़ेंगे कैसे। पहले बच्चों को क्लियर हो जाए कि पेपर 1 में है क्या क्या। वैसे तो 4 यूनिट बना रखी उन्होंने, लेकिन उन 4 यूनिट में भी क्या क्या है सर, वो बच्चों को पहले स्पष्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी करना आसान हो जाएगा बच्चों के लिए। देखिए, ये जो पेपर 1 है उसमें जो है आयोग की तरफ से 4 यूनिट दी गई है भूगोल में। जी सर। तो आयोग की तरफ से 4 यूनिट दी गई है, चारों यूनिट बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली जो यूनिट है पेपर 1 की वो है भौगोलिक चिंतन का इतिहास। भौगोलिक चिंतन का इतिहास को वास्तव में जो है आयोग द्वारा अलग शब्द से लिखा गया है, भूगोल एक विषय के रूप में। अच्छा सर, मतलब मान लें कि जिसे अब बच्चे जानते हैं कि भूगोल में थिंकर, हम थिंकर कह सकते हैं इसको। जी जी सर, ये थिंकर क्या है, कितने थिंकर हैं, कैसे पढ़ना है इनको, इन थिंकर को और इनकी कोटेशन को कैसे याद करें हम? ये जी बिल्कुल, आप जैसे आप बता रहे हैं थिंकर, ज्योग्राफिकल थिंकर्स या फिर विचारक जो भी हैं, ये मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि भौगोलिक चिंतन का इतिहास, यानी कि आपको थिंकर जब आप पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले आप जिस प्रकार से सिलेबस दिया गया है वो बड़ा हैपजार्ड तरीके से मुझे लग रहा है, जैसे कि उसमें भूगोल एक वर्णनात्मक विषय के रूप में, भूगोल एक वितरण विज्ञान के रूप में और भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में परिलक्षित हो रहा है, उसमें आपके सिलेबस में शो हो रहा है। परंतु हम अगर उस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई किताबें या कोई नोट्स नहीं मिल पाएंगे। आपको जो है सबसे शुरुआत करनी है यूनानी भूगोलवेताओं से। यूनानी भूगोलवेताओं, उसके बाद रोमन भूगोलवेता, उसके बाद अरब भूगोलवेता। ये जो है हमारी नींव है भूगोल की, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, और ये सर यही, क्योंकि और जो पोर्शन मुझे लगता है कुछ बच्चों ने पढ़े होते हैं। जी जी। लेकिन एक थिंकर और कार्टोग्राफी 2 ऐसे हैं कि जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, इसमें भी हम बात करेंगे आगे चलकर। सर, प्रवक्ता पेपर 1 जो भूगोल का है उसमें दूसरा पाठ्यक्रम क्या है? ये चिंतन, जो भूगोल चिंतन है, थिंकर, इसके बाद और क्या है? भौगोलिक चिंतन जो यूनिट मैंने बताई, पहली पेपर 1 की पहली यूनिट है भौगोलिक एक विषय के रूप में। दूसरी जो यूनिट है आपकी है भौतिक भूगोल के रूप में। जी। भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी अगर हम पढ़ें तो ये अपने आप में एक व्यापक विषय है, सिविल सर्विसेज में भी यूज होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत वेल स्टैब्लिश विषय है। इसके अंतर्गत हमने भूआकृति विज्ञान का अध्ययन करना है, जी, यानी कि भौतिक भूगोल के 4 उपविषय हैं और चारों उपविषयों के ऊपर आपको फोकस करना है। चारों उपविषयों के ऊपर पहला आपने पढ़ना है भूआकृति विज्ञान, दूसरा आपने पढ़ना है जलवायु विज्ञान, जी। तीसरा आपने जो जलमंडल विज्ञान लिखा गया है वो वास्तव में समुद्र विज्ञान है, जी, समुद्र विज्ञान। और जो चौथा जो है वो जैव मंडल लिखा गया है, वो जैव भूगोल है, जैव भूगोल यानी कि बायोज्योग्राफी है। तो इन चारों उपविषयों का आपने अध्ययन करना है अपने उसमें। तो सर इसका मतलब सिलेबस तो बहुत वास्ट हो गया। जी। आपने जो चीजें भी बोली सर, ये तो पीसीएस में जब हम तैयारी करते थे यूपीएससी की हमने पढ़ी थी, और हम जनरली पीसीएस के बच्चों को पढ़ाते भी हैं। जी। तो मतलब ये जो पढ़ाएं, जिसको बच्चे भूगोल प्रवक्ता भूगोल का पेपर समझ लेते हैं, जो अधिकांश लोग पढ़ाने भी लग जाते हैं, मतलब ये पहले पेपर की 4 यूनिट में से मात्र 1 यूनिट है। जी और सर मुझे लगता है कि इसको पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका डायग्राम हो सकता है। बिल्कुल। जो दूसरी यूनिट की आपने बात की, तो डायग्राम सबसे बेहतर विकल्प इसमें हो सकता है। जी बिल्कुल। देखिए हम तो भूगोल में, जैसे आपने बताया अरविंद जी, आप काफी समय से इसी कोचिंग की लाइन से जुड़े रहे हैं और आपसे मार्गदर्शन करते रहे हैं बच्चों को कई सालों तक। तो आपने बिल्कुल सही बताया। जैसे मानचित्र भूगोल में जो है, भौतिक भूगोल जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमको मानचित्र के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, हमें डायग्राम्स को अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, साथ ही साथ टेबल्स, हमें टेबल्स भी बुलाने नहीं चाहिए, क्योंकि भूगोल जो है, मैं ये नहीं कहूँगा भूगोल इट इज ओनली रीडिंग अबाउट द फैक्ट्स। जी जी, इसमें पर फिर भी हमको फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, आंकड़े भी समाकलित करने पड़ेंगे और मानचित्र के अनुसार हमें बताना पड़ेगा। जी जी जी। तो मतलब कहने की बात है कि यूनिट 2 जो है उसमें आपका जो भौतिक भूगोल, जिसको फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, वो टोटली बेस्ड ऑन डायग्राम और टेबल्स भी आप उसमें यूज करें। जी सर। इसके बाद सब तीसरी यूनिट कौन सी पेपर 1 में हमारे पास? तीसरी यूनिट जो हमारी है वो है मानव भूगोल दी गई है। सर सर ये मानव भूगोल होता क्या है? दरअसल में ना ये बच्चे बहुत पूछते हैं। अक्सर भूगोल के नाम पर जो बच्चे तैयारी करते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के बैठ जाते हैं। जी। थिंकर चलो नई चीज पता चली, कुछ बच्चे पढ़ भी लेते होंगे, लेकिन ये मानव भूगोल है क्या? इसके अंदर क्या आता है? किन बिंदुओं पे बच्चों को फोकस करना है? सर थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें थोड़ा बच्चों को और एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि मुझे लगता है कि डेटाबेस है ये, और बच्चों को इसमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं इसमें ये। जी देखिए, जब मानव भूगोल जो है वास्तव में देखा जाए तो मानव भूगोल के 2 बड़े उपविषयों में से एक है। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। तो ये 2 ब्रॉडली भूगोल को हम 2 भागों में बांटते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब मानव भूगोल जो है, अगर हम सिंपल सरल भाषा में समझे तो मानव भूगोल एक तरीके से, जैसे भारत के भूगोल में जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, भारत के भूगोल में पढ़ रहे हैं या उत्तराखंड के भूगोल में जो पढ़ रहे हैं, वहाँ की जलवायु, वनस्पति उच्चावच तथा संसाधनों का वितरण प्रतिरूप, वही आपने मानव भूगोल जो यूनिट 3 है आपकी पेपर 1 की, उसमें ये वास्तव में विश्व का भूगोल है, द ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड है। इसमें आप भूगोल के जो विश्व का भूगोल है उसके जलवायु, वनस्पति और खनिज उत्पादनों के बारे में जानेंगे, कृषि उत्पादनों के बारे में जानेंगे, परिवहन तंत्र के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ जो समसामयिक पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनके विषय में आपसे पूछेंगे वैश्विक स्तर पर। तो सर इसका मतलब था फिर ये हो गया कि आपका जो नया बैच आने वाला है भूगोल का 14 जनवरी से। जी बिल्कुल। तो सर हमें तो फिर इसमें बच्चों को कुछ प्रिंटेड डेटा भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा जी, और समय से हमें खत्म करना, तो थोड़ा हमें बच्चों को प्रिंटेड डेटा भी जो है इसमें प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए, मेरा एक शिक्षक के रूप में मेरा एक अनुभव भी है सर कि ये बहुत व्यापक विषय है मानव भूगोल जी, और मेरा मानना है कि कम से कम नहीं भी तो इसमें से 20% क्वेश्चन बनने वाले हैं पेपर 1 में। ठीक है। और इसमें जो है कोई भी शिक्षण संस्थान ये बिल्कुल दावा नहीं कर पाएगा, और करना बड़ा मुश्किल भी है कि नए आंकड़े इकट्ठा करना, संकलित करना। नए आंकड़े संकलित, इसलिए मैं स्टूडेंट्स लोगों, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको ये बोलना चाहूंगा, मार्गदर्शन देना चाहूंगा कि आप जो है अपने स्तर से भी वैश्विक स्तर में आंकड़े इकट्ठा करते रहें। कृषि उत्पादन से संबंधित आंकड़े और खनिज उत्पादन से संबंधित नवीन आंकड़े, ऊर्जा उत्पादन से संबंधित नए नवीन आंकड़े, परिवहन नेटवर्क से संबंधित नए आंकड़े, कहाँ पे बुलेट ट्रेन का नेटवर्क कितना बड़ा है, भारत में मेट्रोज का निर्माण कैसे हो रहा है, और पर्यावरण के जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो आधुनिक पर्यावरण के मुद्दे हैं जिनको लेके, और डिजास्टर मैनेजमेंट विषय के लिए, इनके ऊपर जो है आप न्यूज़पेपर से भी कनेक्टिंग निकाल लें, क्योंकि ये बहुत करंट अफेयर के बेस्ड पेपर है। सबसे ज्यादा लिक्विडिफाइड पेपर ये है मानव भूगोल, तो इसमें बहुत करंट चीजें पूछ सकते हैं वो।
अब सर बात करते हैं चौथी यूनिट की, यानी कि कार्टोग्राफी जिसे बोलते हैं। और मुझे वो समय याद है कि जब एक बार सर थोड़े मेरे से नाराज हो गए थे, तो ये बात मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आप लोगों को प्लेटफॉर्म पे कि सर कार्टोग्राफी पढ़ा रहे थे और सर को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने में आनंद नहीं आ रहा था। जब सर पढ़ा रहे थे ना तो वो स्किप हो जा रहा था। और ये कार्टोग्राफी तो बहुत ही बारीकी का विषय है, वो मुझे बहुत बाद में पता चला सर के माध्यम से। और इसके लिए मैंने सर के लिए व्हाइट बोर्ड लगाया था। जब आप ज्वाइन करेंगे हमारी क्लासेस तो आप जो सर का 2025 वाला बैच आप जब देखेंगे तो सारी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे हैं, कुछ क्लासें व्हाइट बोर्ड पर हैं। तो इसलिए नहीं कि हमारे पास स्टूडियो कमी थी, वो इसलिए थी कि सर की स्पेशल डिमांड थी। और मैंने सर को बड़ी मेहनत करते हुए देखा था कि दो हाथ में ये स्केल वगैरह होते थे, ये तमाम चीजें होती सर लेके आते थे और व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम बना के बढ़ाया था। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा सर कि इसमें क्या ऐसा कि आप इतनी वो कर रहे हैं कि क्या हम जो है गूगल से पिक्चर डाउनलोड करके लगा नहीं सकते क्या? सर ने बोला नहीं, ये बच्चों को सिखानी है तो हमें हाथ से बनानी पड़ेगी, हमें बोर्ड पे खुद कर सेट करनी पड़ेगी। तो मैं उस बात से बड़ा प्रभावित हुआ था और मैं सर का विशेष धन्यवाद भी करता हूं। और मैंने इस चीज को जाना कि जितने भी नेट की या और अन्य एग्जाम की तैयारी कराते हैं वो कार्टोग्राफी से बचते हैं और कार्टोग्राफी के नाम पर 2-3 लेक्चर देके निकल जाते हैं। अभ्यर्थियों को खुद कार्टोग्राफी के बारे में पता नहीं होता। और जो अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पेपर उनमें 30 से 35 क्वेश्चन ला सकती है और डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है कार्टोग्राफी। तो मैं सर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, तो सर ने मुझे तो बता दिया था कि कार्टोग्राफी का महत्व क्या है, तो मैं चाहूंगा कि सर आप लोगों को बताएं कि कार्टोग्राफी का महत्व क्या है। देखिए कार्टोग्राफी क्या है, देखिए जो आपका जो यूनिट 4 है वो वास्तव में मानचित्र कला के ऊपर बेस्ड है, कार्टोग्राफी के ऊपर बेस्ड है जी। और मैं ये कहूंगा सर अरविंद सर, ये जो भूगोल की आत्मा है, ये मैं इसमें भावनात्मक अपील भी करना चाहूंगा आप सब लोग, ये है भूगोल की आत्मा। अब वो इसलिए है क्योंकि अगर मेरे बच्चे को मापक का ज्ञान नहीं होगा, स्केल का ज्ञान नहीं होगा, उसे ये नहीं पता चलेगा कि हम मापने की कौन कौन से विधि को यूज करते हैं। जैसे ब्रिटिश स्केल हम यूज करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी स्कूल स्केल भी बोलते हैं, और मीट्रिक स्केल यानी कि मीट्रिक स्केल जिसमें हम सेंटीमीटर मीटर में बात करते हैं, किलोमीटर में बात करते हैं। ब्रिटिश स्केल में हम बात करते हैं सर इंच के ऊपर, फीट के ऊपर, फरलांग के ऊपर, और हम बात करते हैं माइल के ऊपर। जी। तो सर तो मेरे बच्चा नहीं समझ पाएगा। दूसरी बात यह है कि कार्टोग्राफी एक बहुत जिम्मेदार विषय है। वो मैं अपने स्टूडेंट को बार बार क्लास में ये समझाता हूँ कि देखिए अगर मानचित्रकार ने अगर 1 मिलीमीटर की भी गलती कर दी तो जो भारतीय सेना को जो बम गिराना है टेररिस्ट कैंप में, जी, वो टेररिस्ट कैंप में बम ना गिर के वो रिहायशी क्षेत्र में गिर जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो बिल्कुल 1 मिलीमीटर मानचित्र पर, जो हमारा मानचित्र का 1 मिलीमीटर धरातल पर 10 किलोमीटर का डिफरेंस पैदा कर सकता है। जी सर। तो मैं अपने स्टूडेंट को बार बार ये कहता हूँ, बेटा कार्टोग्राफी गंभीरता से पढ़े और आने वाले समय में जो कार्टोग्राफी जो है इसका भविष्य बहुत बहुत उज्जवल है सर। जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ज्योग्राफर, देहरादून तो हब है इसका पूरा। कालिदास रोड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, आपको पता है। जी बहुत है। तो दूसरी बात है, आपका जो प्रश्न, तो दूसरा जो पक्ष है आपके प्रश्न का परीक्षा के दृष्टिकोण। जी सर। तो जैसे कि आपने बताया सर, मैंने क्लास में पढ़ाया कार्टोग्राफी को बच्चों को, तो इसमें जो हम अगर देखें कार्टोग्राफी जो है पूरा मैप मेकिंग का विधि है। इसके अंदर हमको बच्चों को हम कैसे सिखाते हैं कि मैप मेकिंग कैसे है। देखिए आप सब लोग शिक्षक बनने वाले हैं और शिक्षक बनने के बाद जब आप 11th 12th के बच्चों को पढ़ाएंगे, आपको उनकी प्रैक्टिकल की फाइल बनाना बहुत जरूरी होगा। जी सर। प्रैक्टिकल की फाइल बनाना जरूरी होगा और उस प्रैक्टिकल फाइल में आपने क्या क्या करवाना है और जो आपने प्रैक्टिकल फाइल में कराना है वही आयोग द्वारा पूछा भी गया है सर। जी बिल्कुल सर। जैसे कि प्लेन स्केल यानी कि सरल मापनी, और सरल मापनी भी हम देख सकते हैं कि बनाने की भी 2-3 विधि हैं। जैसे ग्राफिकल मेथड, जो मैं आप करवाता हूं उसे बोलते हैं आरेखीय विधि। जी सर। तो आप अगर YouTube में अधिकांश वीडियो देखें तो कोई भी आरेखीय विधि से नहीं बनाता। जीएस विजन में ही हमने सबसे पहले जो आरेखीय विधि से बनाना सिखाया कि किस प्रकार से प्लेन स्केल बनता है। अब आरेखीय विधि क्या है, इसके अंतर्गत हम जो है ज्यामितीय तरीके का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आप स्केल बनाना सीखेंगे। दूसरा प्रोजेक्शन, जिसको हम प्रक्षेप बोलते हैं, शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, मध्य प्रक्षेप, ये भी आपको पढ़ना जरूरी है कि कैसे बनाना है इनको। वो हमने बहुत सफलतापूर्वक कराया भी। जी सर। उसके बाद आपने टोपोशीट का ज्ञान अर्जित करना है कि टोपोशीट, भूपत्रक होते क्या है। भूपत्रक यानी कि कैडेस्ट्रियल मैप्स क्या होते हैं, यानी कि पटवारी मानचित्र जिसे कहते हैं हम। जी बिल्कुल बिल्कुल। पटवारी मानचित्र या फिर भूलेखा मानचित्र, जिनको राजस्व मानचित्र भी कहते हैं। जी। भूपत्रक होते हैं जो सैन्य मानचित्र होते हैं। इसके अतिरिक्त आपको सर इसमें कन्वेंशनल साइन का ज्ञान होना चाहिए। कन्वेंशनल साइन यानी कि आपके जो रूढ़ चिन्ह है। जी। आप मानचित्र पर पुल को किस तरीके से दिखाएंगे, क्या बात है। आप मानचित्र पर पेट्रोल पंप को कैसे दिखाएंगे, मानचित्र पर हॉस्पिटल को कैसे इंगित करते हैं, मानचित्र पर आप मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा, गिरजाघर को कैसे दिखाएंगे।
तो ये सर सब बहुत जरूरी है। सर मैं फिर ये बात समझ गया कि जो पेपर 1 है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पेपर 1 के ऊपर ही डिपेंड है पेपर 2। बिल्कुल बिल्कुल, पेपर 2 में खाली इंडियन और उत्तराखंड कर दिया, जी पेपर 2 में भारत और उत्तराखंड का आना है, लेकिन पेपर 1 की जड़, पेपर जो 2 की जड़ है वो पेपर 1 ही है। बिल्कुल बिल्कुल मैं सही हूँ सर? जी सर। और सर ये कार्टोग्राफी बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे और बड़ा इंटरेस्टिंग था, और काश मुझे समय मिल जाए तो मैं भी आपसे कार्टोग्राफी एक बार पढ़ लूँ, जान लूँ। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा था कि इस हाई टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब हम टीचर को सारी फैसिलिटी दे रहे हैं A to Z, एक शिक्षक ऐसे भी हैं कि जो मुझे मजबूर कर रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड लगाएं सर मेरे लिए, और बढ़िया इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं और बच्चों को सारे स्केल बना बना के जो हैं वो बता रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आप भूगोल में कार्टोग्राफी को छोड़ नहीं सकते। देखिए सीधा इस बार स्क्रीनिंग तो है नहीं, विषयवार है। जी सर। और विषयवार में विषय में अच्छा वही कर पाएगा जिसके सारे पोर्शन बढ़िया होंगे। जी। तो आप बच्चों को सर क्या बोलना चाहेंगे कि जो आपने पढ़े हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी बच्चों ने पढ़ा होता है जी, उत्तराखंड पढ़ा होता है जी, पहले ये इस पर पढ़ें, या जो नहीं पढ़े पहले इन पर फोकस करना चाहिए? सर देखिए, जीत और हार में तो 10 से 5 नंबर के अंतर होगा ना, आप 1 नंबर से भी हार सकते हैं। जी सर। क्योंकि मैंने बोला कि हमारे उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, वो भारत के भूगोल और उत्तराखंड के भूगोल से परिचित हैं और उनको क्या पढ़ना है उनको सब पता है। हाँ, हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनको और कुछ अलग फैक्ट देने की, पर जो पेपर 1 जो आप बता रहे हैं सर, ये डिसाइसिव होने वाला है। और इसमें भी आपकी जो भौगोलिक चिंतन का इतिहास है और कार्टोग्राफी जो है, ये बड़े विशिष्ट हैं। इसके ऊपर कम लोग ध्यान दे रहे हैं और ये 40% नंबर इससे आएंगे। अगर आपने 40 में से भी 25 या 20% भी अर्जित कर लिए तो आप अपने प्रतिद्वंदियों से 20% आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल सर। तो मैं जो सर की बात समझ पा रहा हूँ, सर ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडियन उत्तराखंड ज्योग्राफी है वो भी पढ़नी है, बाद में पढ़नी है, वो आपने पहले पढ़ी होती है, उसको आपने पढ़ रखा है और दोबारा फिर पढ़ लेंगे तो आप 20 से 21 कर लोगे, 22 कर लोगे जी। वैसे फिजिकल ज्योग्राफी और जो अदर पोर्शन है उसमें होगा। लेकिन जो सर बोल रहे थिंकर और कार्टोग्राफी वाला पोर्शन है, इसमें आप नहीं पढ़ोगे तो 0 लाओगे जी, और जिसने पढ़े हैं वो आपसे बहुत ज्यादा लीड ले जाएगा इसमें। लीड ले जाएगा। और ये एक डिसाइडिंग फैक्टर भी है। आप कोई भी कोचिंग करें, कहीं भी आप अपनी कोचिंग स्टार्ट करें, आप पहले 2 चीज़ पढ़ें, आप थिंकर वाला पोर्शन पढ़ें और कार्टोग्राफी वाला पोर्शन पढ़ें। मैं व्यक्तिगत तौर से कभी किसी का नाम लूँगा नहीं, लेकिन बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रखे हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी के नाम पे स्टार्ट हुए हैं और जो इंडियन ज्योग्राफी के नाम पे स्टार्ट हुए हैं या फिर जो ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम पे स्टार्ट हुए हैं। तो बहुत सारे अब जो शिक्षक हैं वो भी डरते हैं पढ़ाने से इन चीज़ों को। ये थिंकर हो गया, ये कार्टोग्राफी हो गया, इन चीज़ों को। और हमारी तो शुरुआत ही जो है वो इसी से होनी है। सर का ऑलरेडी एक पूरा कंप्लीट बैच जो 2025 में आपने ख़त्म कर दिया पूरा अच्छे से, और उसमें में सर ने 15+ प्रैक्टिस पेपर भी करवा दिए। थिंकर से लगभग 400 क्वेश्चन करवा दिए हैं बच्चों को प्रैक्टिस में। तो वो हमारा उसी बैच के साथ बच्चों को जो नया हमारा जो कोर्स शुरू होने वाला 14 तारीख से शाम को 4 बजे वो आपको कोर्स मिलेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। 17 जनवरी से हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से व्हाट्सएप करके अपना पूरा शेड्यूल जान सकते हैं। सर का नया बैच फिर से आने वाला है, ठीक है। बाकी सर के साथ, जैसे सर तो खुद अकेले ही डबल ट्रिपल इंजन के बराबर हैं, लेकिन मैं छोटा सा इंजन फिर इनके साथ लगाऊंगा जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन करा देंगे। और बाकी सर आपके संग कार्टोग्राफी और इन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि मार्च तक हम आपको पाठ्यक्रम दें और अप्रैल में आप जो है अपना परीक्षा को अच्छे से दें। और मैं आपसे यही अंत में बात बोलना चाहूँगा अपनी तरफ से कि सर की बातों पे गहन अध्ययन करें और थिंकर कार्टोग्राफी पे विशेष फोकस करें। सर इसमें एक मसम्मी सर है, हमारे जो बच्चे जो जीएस विजन के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, पर मेरी एंजाइटी, मेरा डर जो ये है कि हमारे बच्चे कहीं भी कार्टोग्राफी में और थिंकर में अपने मार्क्स लूज ना करें। जी जी, हमारे मार्क्स कम से कम वहाँ पे लूज हो। मतलब आपके कहने की बात है कि अगर इसमें मार्क्स लूज नहीं किए तो बाकियों में तो हो जाएगा। आप कर सकते हो। हाँ। उतना तो आप कर सकते हैं। उतना हमने करा भी रखा है, कर भी रहे, कराएंगे भी। उस पर यह थिंकर और कार्टोग्राफी के बच्चे जो हैं कई बार जो कैजुअली ले लेते हैं। सर एक अंतिम सवाल और पूछ लूं आपसे मैं, क्या कि क्या मैं बोलूँगी थिंकर कार्टोग्राफी एक ऐसा पोर्शन है कि अगर किसी ने एक बार कर लिया, जी, अच्छे से कर लिया, अगर दिमाग में घुस गया जी, तो वो नंबर पूरे का पूरे लेगा वहां से पूरे नंबर लेगा बच्चा। बिल्कुल लेगा ढंग से। जी, मतलब वही बात है कि जैसे कि जब पीसीएस की तैयारी करते रीजनिंग की बात आती है कि दिमाग में घुस गई
तो रीजनिंग में पूरे से पूरे नंबर ले आते जी। हैं, और जगह जो नंबर वो कट सकते हैं। और सर आप अंत में बच्चों को संदेश देना चाहिए? संदेश तो मेरा यही है, बड़ी शुभकामना भी है मेरी आप लोगों के साथ कि आप लोग बिल्कुल सफल होंगे। और इसमें मैं आयोग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय रहते वैकेंसी निकाली, और हमारी पूरा ये हार्दिक इच्छा है कि ये 2000 आने वाला जो 2026 का वर्ष है, इसमें ये आपकी जो अपॉइंटमेंट भी हो जाए, हमारी तो ये भी उम्मीद है। और जिस हिसाब से आयोग ने जो सिलेबस बनाया है, पहली जो फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर बनाया है, जो पहली 3 यूनिट है वो भी ठीक है, पर मुझे खुशी इस बात की है कि आयोग द्वारा जो है इस बार शिक्षक चयन में जो है कार्टोग्राफी को भी बड़ा अच्छा महत्व दिया गया, और थिंकर को भी अच्छा महत्व दिया गया। कई बार दिल भी दुखता था एक भूगोल प्रोफेसर होने के नाते, शिक्षक होने के नाते मेरा, कि कई बार कई प्रतियोगिता परीक्षाओं का मैंने अध्ययन किया, वहाँ पे कार्टोग्राफी मिस हो जाती थी, थिंकर मिस हो जाते थे, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। पर अब जो है एक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जो है आप लोग जरूर प्रयास करेंगे और इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल। चलिए सर, अंत में एक मेरा लास्ट क्वेश्चन और है मेरा आपसे। बुक्स बच्चे बोलते हैं जी, और हम तो सर बोलते हैं कि इतने कम समय में बुक्स से तैयारी तो हो नहीं पाएगी। एक शिक्षक, आप एक शिक्षक हैं सर, आप एमफिल भी हैं, आप एसडीबी की हैं, जेएनयू जैसी संस्था से आपने की है, तो आप अगर बताना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि आप अभ्यर्थियों को ज्योग्राफी पे 20-25 किताबें बता सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इतने कम समय में किताबों से तैयारी करना उचित नहीं है। लेकिन तब भी कुछ अभ्यर्थी जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हो सकता है कि वो आगामी 2-3 साल बाद परीक्षा देने के मूड में हो जी, तो क्या सर उनके लिए आप कुछ किताबों का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, किताबों के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, जैसे आपने बोला सर कि अभी हमारे पास 2-3 महीने का समय ही बचा है शेष परीक्षा की तैयारी की, तो हमें क्लास नोट्स के ऊपर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो है, आपने एक अनुभवी शिक्षकों की टीम है आपके पास, और उनको पता है कि किस किस सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन बन सकता है, तो उसी के ऊपर हम वेटेज देते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर किताबों की बात करें तो आप अगर यूनिट वाइज मैं आपको किताबें बताना चाहूँ तो भौगोलिक चिंतन के इतिहास अगर पढ़ रहे हैं, जो भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, इस बार की जो दे रहे हैं, समय कम है, आप तो क्लास नोट्स के ऊपर ज़्यादा विश्वास करें और अपने शिक्षकों के साथ जुड़े रहे, और उनके पास जो नोट्स हैं जो संस्थान द्वारा आपको दिए जाएँ उसको पढ़े ध्यान से। परंतु जो स्टूडेंट अभी भविष्य के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 जो है आपका भौगोलिक थिंकर का जो अध्याय, उसमें आप माजिद हुसैन साहब की भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ सकते हैं, और DR कौशिक साहब की, आप SD कौशिक साहब की किताब पढ़ सकते हैं भौगोलिक चिंतन का इतिहास यूनिट 1 में। यूनिट 2 जो आपकी जो है भौतिक भूगोल, उसमें आप फिजिकल ज्योग्राफी जो है सविंदर सिंह जी की किताब ज़्यादा चर्चा में रहती है, पर उसकी भाषा बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ भी पड़ जाती है। तो सविंदर सिंह साहब की जो किताब है, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और आपका जैव विज्ञान, ये चारों उसके संस्करण उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त आप थोड़ी सरल भाषा चयन करना चाहते हैं तो आप अलका गौतम मैडम की किताब भी पढ़ सकते हैं, अलका गौतम की किताब भौतिक भूगोल, और जलवायु विज्ञान के लिए आप DS लाल को भी पढ़ सकते हैं जी। और कई बार माजिद हुसैन साहब की किताब भी हमें देखने को मिलती है इसमें। यूनिट 3 जो हमारी है, जो विश्व का भूगोल है, विश्व का भूगोल जो इसके अंदर काफ़ी सारी किताबें हमारी है। मैंने बोला कि ये एक बहुत व्यापक विषय है, इसमें आप कोई एक किताब के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। इसके लिए हमको जो है मेनली कई सारी किताबें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि मानव भूगोल की चतुर्भुज मोमोरिया की आप किताब दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल, मानव भूगोल में चतुर्भुज मोमोरिया किताब देख सकते हैं, और हमारे SD कौशिक साहब की भी मानव भूगोल किताब उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जो SD मौर्य की जो किताब है मानव भूगोल, वो बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। संसाधन भूगोल के लिए आप जो है अलका गौतम की किताब देख लें। विश्व की भूगोलिक किताब जो है हमारे माजिद हुसैन साहब की भी बहुत अच्छी किताब है, विश्व की और इंडिया का भूगोल कंबाइंड है वो किताब, आप उसको देख सकते हैं। भारत के भूगोल के लिए तो अभी मैं आप बताना चाहूँ तो आप जो हमारे तिवारी साहब की किताब भी दे सकते हैं जी। तो यूनिट 4 जो बची आप, यूनिट 4 वो है हमारी कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी के लिए आप जो है JP शर्मा जी जी और RL सिंह, JP शर्मा जी की किताब, RL सिंह की जी किताब प्रयोगात्मक भूगोल आपके लिए बड़ी लाभकारी होगी। ठीक है, तो ये किताबें आपको आसानी से मिल भी जाएंगी बाजार में, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में संस्करण इसके मिल जाएंगे। तो ये किताबें सर ने उनके लिए बताई है जिनको किताबों से पढ़ना है और नेक्स्ट टाइम देना है। फिलहाल 3 महीने में तो आप इनमें से किताब भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो जो इतनी सारी किताबों का अध्ययन करके बैठे हैं सर, आप उनका जो है वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज भी हमारी जो है आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पॉडकास्ट की समाप्ति करूंगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज के पॉडकास्ट में आने के लिए और बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए। अब जल्दी आपके लोगों के बीच हम नए पॉडकास्ट के साथ मिलेंगे। बने रहिए GS विजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।